सीमा स्नेहा के पीछे पड़ने लगी कि वो भी उसके साथ उसके मायके चलेगी, लेकिन स्नेहा सीमा को ले जाना नहीं चाहती थी। वह सीमा को टाल रही थी। तभी सरला जी ने सुना कि सीमा भी स्नेहा के साथ जाना चाहती है, तो वह बिफर गई। कहने लगी, अरे अगर 2-4 दिन के लिए बच्ची को भी साथ ले जाओगी तो कौन सा तुम्हारे मायके में खाना कम पड़ जाएगा। स्नेहा सब समझ रही थी। सीमा के जाने की वजह क्या थी उसके साथ। आखिरकार हार कर स्नेहा को सीमा को अपने साथ मायके लेकर जाना पड़ा। रास्ते में भी अजय और सीमा एक दूसरे से बहुत बात कर रहे थे। स्नेहा चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। सीमा का तुम पूरे तरीके से ध्यान रखना। दूसरे दिन मधु अजय को लेकर स्नेहा से मिलने अपने घर आ गई। अपनी बहन से मुलाकात करके और अपनी माँ से मिलकर स्नेहा मधु भी बहुत खुश थी। स्नेहा और सुदेश ने उसे बधाई दी माँ बनने की, पर स्नेहा ने साथ में यह भी कहा कि दीदी बहुत जल्दी आप इन सब में पड़ गई। जिस पर मधु ने उसे हैरत से देखा कि आखिर स्नेहा कहना क्या चाहती है। बीच में सुदेश जी ने पढ़ते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा, भगवान की देन है। अच्छा है पहला बच्चा जल्दी हो जाए तो फिर टेंशन नहीं रहती है। स्नेहा ने जब मधु को पंचमढ़ी के किस्से सुनाए तो मधु ने सुनकर यही कहा कि क्या बात है, तुम सभी हनुमान पर गए थे क्या? क्या बताऊं दीदी, मैंने बहुत कहा नीरज को कि हनीमून पर तो अकेले ही जाते हैं, मगर नीरज मेरी सुने तब ना। दोनों बहनें बातों में इस कदर खो गई कि उन्हें यह होश भी नहीं रहा कि सीमा और अजय बैठकर बातें कर रहे हैं और बीच बीच में हंसते भी जा रहे हैं। जब स्नेहा का ध्यान उन दोनों पर गया तो उसने मधु से धीरे से कहा कि इन दोनों का पूरी तरह ध्यान रखना होगा। इन दोनों के बीच कुछ लगने लगा है। हाँ तो क्या हुआ स्नेहा, इसमें क्या बुराई है? जब स्नेहा ने मधु के मुंह से यह बात सुनी तो कहने लगी, दीदी आपको इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती? आप किस माहौल में रहने लगी हो अब? मधु यह बात सुनकर चिढ़ गई। उसने कहा, आखिर इसमें बुराई क्या है? यह सब तो आजकल आम बात हो गई है। अभी तो अजय भी छोटा है और सीमा भी छोटी है। स्नेहा ने कहा। दोनों बहनों में बहस देखते हुए फिर से सुदेश जी ने कहा, चलो तुम लोग सारी बातें छोड़ो और जल्दी से आकर नाश्ता कर लो। स्नेहा ने सीमा को भी अपने साथ किया और सभी लोग मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठ गए। डाइनिंग टेबल पर भी अजय और सीमा की बातें और हंसी ठिठोली जारी थी। स्नेहा ने मधु से कहा कि दीदी आज यहीं रुक जाओ, अच्छा लगेगा आप रहोगी तो। मधु रुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब जया ने भी कहा कि मधु दीदी रुक जाओ ना, तो मधु को फिर मजबूर होकर रुकना ही पड़ा। जब मधु ने अजय को कहा कि अजय तुम घर चले जाओ, मैं कल आऊँगी, अजय ने बड़ी ही चालाकी से कहा, भाभी अब मैं भी कल ही आपके साथ वापस घर जाऊँगा, मुझे भी यहाँ अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, रुको रुको तुम्हारा ही घर है, सुदेश जी ने कहा। अजय और सीमा की मन की हो गई थी। थोड़ी देर बाद दोनों अकेले छत पर जाने लगे। स्नेहा उनका पूरी तरह से ध्यान रख रही थी, इसलिए जब उन्हें छत पर जाते हुए देखा तो कहने लगी, सीमा अकेले मत जाओ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तब अजय ने कहा, दीदी घबराओ नहीं, मैं हूँ ना सीमा के साथ। अरे स्नेहा जाने देना, अब सीमा इतनी छोटी भी नहीं है कि तू उसे अकेले छत पर भी ना जाने दे। मधु ने भी अजय की तरफदारी करते हुए कहा। स्नेहा क्या करती, बेचारी चुप हो गई। दोनों रात के खाने के बाद ही छत से उतरकर नीचे आए। सब लोगों ने साथ में बैठकर खाना खाया, फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अजय ने कहा, सुदेश जी ने पास वाला कमरा साफ कर दिया था। स्नेहा और सीमा एक साथ एक ही कमरे में सो गए थे। अजय और सीमा की पहले ही छत पर बात हो चुकी थी कि जब स्नेहा दीदी सो जाए तो चुपचाप मेरे कमरे में आ जाना। सीमा बेचैनी से स्नेहा के सोने का इंतजार करने लगी और जब उसको लगा कि स्नेहा गहरी नींद में सो चुकी है तो वह उठकर अपने प्रियतम अजय के पास उसके कमरे में चली गई। अजय और सीमा दोनों की ही अभी उम्र कम थी, लेकिन आज उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कम उम्र की नादानी की वजह से जल्दी ही सीमा वापस स्नेहा के पास आकर लेट चुकी थी। वह सब जो आज उसने अजय के साथ किया था उसे बहुत अच्छा लगा था। बिस्तर पर आकर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अजय के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे।
सुबह जब सोकर उठे तो सीमा अब भी सो ही रही थी। जब स्नेहा ने सीमा को उठाया तो सीमा कहने लगी, मामी जी नई नई जगह थी तो मेरी नींद देर से लगी है, मुझे थोड़ा और सोने दो। सीमा की यह बात स्नेहा को अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वह उसे सोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर आई। जब सुदेश जी ने पूछा कि सीमा अभी तक नहीं उठी तो स्नेहा ने कहा कि हाँ, सीमा को देर रात नींद आई थी, इसलिए वह अभी सो रही है। अजय के चेहरे पर आज अलग ही तरह का एहसास दिखाई दे रहा था। अजय की आवाज़ों से सीमा भी उठकर कमरे से बाहर आ गई। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली और फिर दोनों ने शर्माकर नज़र झुका ली। नाश्ता करने के बाद मधु और अजय चले गए। क्या हुआ है सीमा को? तुम टेंशन मत लो गरिमा, 1-2 दिन में सीमा ठीक हो जाएगी, शायद फूड इन्फेक्शन हो गया होगा। फ़ोन पर गरिमा से बात करते हुए सरला जी कह रही थी, हाँ माँ, 1-2 दिन देखती हूँ, नहीं तो सीमा को हॉस्पिटल ले जाऊँगी। गरिमा ने उधर से सरला जी को कहा, हाँ हाँ सही है, तुम टेंशन मत लेना, बच्चे हैं। सरला जी ने कहकर फ़ोन रख दिया। फिर वो नीरज से बोली, कभी बहन को फ़ोन ही लगा लिया करो, ऐसी भी क्या व्यस्तता है। क्यों माँ, क्या हो गया सीमा को? नीरज ने सरला जी से कहा। हाँ हाँ, तुम्हें क्या मालूम होगा, तुम खैर खैरियत मालूम करो तब ना, मगर तुम्हें बहन की पड़ी ही कहाँ है। माँ, काम बहुत ज़्यादा रहता है, थक जाता हूँ, कभी भूल जाता हूँ। अब बता दो कि सीमा को क्या हुआ? नीरज ने कहा। कुछ नहीं, लगता है कुछ खाने में गड़बड़ी हो गई है। गरिमा बता रही थी कि उल्टियाँ कर रही है। अभी तो गरिमा ने घरेलू काढ़ा वगैरह ही दिया है। हाँ, 1-2 दिन में अगर सीमा को ठीक नहीं लगा तो गरिमा उसे हॉस्पिटल दिखा देगी, सरला जी ने नीरज से कहा। दोनों माँ बेटों की बात स्नेहा भी सुन रही थी। हाँ माँ, सीमा बच्ची है, कुछ खाने में बदपरहेजी हो गई होगी। नीरज ने भी हाँ में हाँ मिलाई। और तो किसी को इस घर में पड़ी ही नहीं है गरिमा की या उसके बच्चों की। सरला जी ने स्नेहा को देखकर तंज कसा। स्नेहा भी लापरवाही जताते हुए अपने रूम में चली गई। दूसरे ही दिन दोपहर में गरिमा का फ़ोन आ गया। गरिमा कुछ घबराई हुई थी। क्या हुआ बेटा, तुम घबरा क्यों रही हो? सीमा ठीक तो है ना? सरला जी ने भी बड़ी बेचैनी से गरिमा से पूछा। माँ, कहकर गरिमा रोने लगी। क्या हुआ गरिमा, तुम रो क्यों रही हो? आवाज़ सुनकर रोहित जी और नीरज जी भी आ गए। स्नेहा भी किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। माँ, सीमा प्रेग्नेंट है माँ। सरला जी के होश उड़ गए ये सुनकर। थोड़ी देर वो फ़ोन पकड़कर चुपचाप खड़ी रही। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम परेशान मत हो गरिमा, मैं कल आ रही हूँ। फ़ोन काटकर वो सोफे पर ढेर हो गई। क्या हुआ सरला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रोहित जी ने सरला जी से पूछा। सरला जी रोने लगी। नीरज भी घबरा गया। क्या हुआ माँ, कुछ बताओ तो सही, नीरज ने कहा। स्नेहा भी सरला जी के पास आ गई। स्नेहा ने सरला जी को पानी का गिलास देते हुए कहा, माँ जी रोइए मत, पानी पियो। सरला जी ने पानी पिया। फिर सबको बताया कि सीमा प्रेग्नेंट है। सब इस बात को सुनकर सकते में आ गए। अरे, इस लड़की ने तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कल मुँही के लक्षण ही ठीक नहीं थे। सरला जी सीमा को कोसने लगी। रोहित जी चुपचाप बैठे थे। कल जा रही हूँ मैं गरिमा के घर, ऐसी हालत में उसे मेरी ज़रूरत है। हाँ माँ, आप सही कहती हो, आपको गरिमा के पास होना चाहिए, नीरज ने कहा। नीरज, क्या तुम मुझे अभी गरिमा के घर छोड़ दोगे? आज रात तुम भी वहीं रुक जाना, कल सवेरे आ जाना, सरला जी ने कहा। ठीक है माँ, अभी चलते हैं, आप फटाफट तैयार हो जाओ, नीरज ने कहा। सरला जी तैयार हुई। कुछ कपड़े उन्होंने बैग में रखे और नीरज से कहा कि चलो मैं तैयार हूँ। नीरज ने फटाफट गाड़ी निकाली और दोनों बैठकर गरिमा के घर पहुँच गए। गरिमा माँ को देखकर और ज़्यादा उत्साहित हो गई और माँ से लिपटकर रोने लगी। ना रो मेरे बच्चे, ना रो, मैं आ गई हूँ, हम कुछ ना कुछ इस बात का तोड़ निकाल ही लेंगे, सरला जी ने गरिमा को समझाते हुए कहा। नीरज भी बहन को समझाने लगा और मोहित भी चुपचाप एक जगह बैठा था, उसे भी सांत्वना देने लगा।
फिर सरला जी ने गरिमा से पूछा। सीमा ने कुछ बताया। किसका बच्चा लेकर घूम रही है वह पेट में? नहीं माँ, वह बहुत ढीठी है। मैंने उसे बहुत मारा भी, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। जब सब ने मिलकर सीमा को फोर्स किया तो सीमा टूट गई और उसने अजय का नाम बता दिया। अजय का नाम सुनकर सरला जी और नीरज दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए। उस अजय की तो अब खैर नहीं है। देखना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नीरज ने गुस्से में कहा। नहीं भैया, ऐसा कुछ मत करना। डॉक्टर ने कहा है कि सीमा का ऑपरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी उम्र कम है। गरिमा ने और मोहित ने दोनों ने नीरज को समझाते हुए कहा तो नीरज ने कहा, फिर क्या करेंगे हम? अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सरला जी ने कहा। वह क्या माँ? तीनों ने एक साथ पूछा। सीमा की शादी अजय से, सरला जी ने कठोरता से कहा। माँ, गरिमा ने कहा। हाँ माँ, ठीक कह रही है। मोहित ने भी सरला जी की हाँ में हाँ मिलाई। देखो, अबॉर्शन हम करवा नहीं सकते, सीमा की सब दूर बदनामी हो जाएगी। ऐसे में कौन उसे विवाह करेगा? सरला जी ने कहा। इससे अच्छा है कि हम अजय से उसकी शादी कर दें, ताकि घर की बात घर में ही रह जाएगी और लोगों को भी पता नहीं चलेगा। तुम लोगों की, हम लोगों की, सीमा की बदनामी भी नहीं होगी। सरला जी की इस बात से सभी सहमत हो गए। फिर सरला जी ने रोहित जी को फ़ोन मिलाकर सारी बात बताई। पहले तो रोहित जी कश्मकश में रहे, फिर लेकिन सारी बात जानने के बाद उन्होंने भी हाँ कर दी। दूसरे दिन ही गरिमा, मोहित, नीरज, सरला जी और सीमा फिर से सरला जी के घर मौजूद थे। उन सबके सामने स्नेहा बैठी हुई थी मुजरिमों की तरह। देख लिया तुम्हारी बहन के देवर के करतूत, हमने कितना भरोसा किया था और उसने क्या किया। सरला जी स्नेहा को चिल्लाकर कह रही थी। जब तुमसे यह संभल नहीं रही थी तो क्यों लेकर गई थी इसे अपने घर? सरला जी अभी ताव में थी। एक बच्ची का ध्यान नहीं रख सके तुम? ओहो, रखोगे भी कैसे? तुम तो वहाँ माँ, भाभी और बहन में दीवानी हो गई होगी। तुम्हें सीमा का कहाँ ध्यान रहा होगा? सरला, इसमें बेचारी स्नेहा का क्या कसूर है? रोहित जी ने कहा। हाँ भाई, इसका तो कोई कसूर नहीं, कसूरवार तो हम हैं। सरला जी ने फिर गुस्से में कहा। जाओ, जाकर अपनी बहन को फ़ोन करो और उससे कहो कि यहाँ आए हमसे मिलने। स्नेहा ने रोते रोते अपनी दीदी को फ़ोन लगाया और मधु की आवाज़ सुनते ही मधु से कहा, दीदी। मधु ने स्नेहा की रोती हुई आवाज़ सुनकर घबरा कर पूछा, क्या हुआ स्नेहा, तुम रो क्यों रही हो? स्नेहा ने धीरे धीरे मधु को सारी बातें बताई और कहा कि मेरी सास, गरिमा दीदी, नीरज, मोहित सब तुमसे मिलना चाह रहे हैं। मधु ने स्नेहा को चुप कराया और उसे कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं, मेरी सास, आदर्श और अजय, हम चारों भी वहां पहुंच रहे हैं। मधु ने सारी बात अपनी सास को बताई। सास ने तुरंत अजय को बुलाया और कहा कि यह सब मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने क्या किया है सीमा के साथ? अजय ने नजरें झुका ली। जब बात गोपाल जी तक गई तो वो बहुत भड़के। उन्होंने अजय को खूब खरी खोटी सुनाई। फिर जानकी जी और गोपाल जी ने फैसला किया कि किसी की बेटी की जिंदगी का सवाल है, किसी के घर की बदनामी की बात है, तो हम वही करेंगे जैसा वो लोग चाहेंगे। सब लोग स्नेहा की ससुराल के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने सुदेश जी और दिलीप जी को भी साथ में ले लिया। सब लोग स्नेहा की ससुराल पहुँचे। माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन था। सब लोगों ने आपस में बैठकर बात की और सबकी सहमति से शादी पक्की कर दी गई। शादी सादगी से ही करने की बात हुई और सरला जी के घर से शादी होगी, ये तय हुआ। शादी की तारीख 8 दिन बाद की ही तय हो गई। सब कुछ सही हो गया था। स्नेहा, मधु, सुदेश जी, दिलीप जी, यहाँ तक कि जानकी जी और गोपाल जी ने भी बड़ी समझदारी से बात की थी। सब कुछ सही होने के बाद भी स्नेहा की ज़िंदगी में जहर घुल गया था। खुश तो वो पहले भी नहीं थी, अब और ज़्यादा दुखी हो गई थी। सरला जी और गरिमा ने अपनी बेटी का कसूर नहीं देखा था, बस स्नेहा पर दोष मंड रहे थे। उठते बैठते स्नेहा को जली कटी सुनने को मिल रही थी।
इधर मधु ऐसी सासू ससुर और ऐसे पति को पाकर खुश थी, जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी बड़ी समझदारी से काम लिया था। इन लोगों ने स्नेहा के घर में अजय को लेकर स्नेहा से किसी तरह का क्लेश ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा था और उन्होंने उनके घर की इज्जत भी बचा ली थी और बेटी की ज़िंदगी भी। स्नेहा आज मधु को बहुत खुशनसीब समझ रही थी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा होते हुए भी मैं आज कितनी दुखी हूँ। और मधु दीदी भले ही गरीब घर में गई है, लेकिन समझदार सुलझे हुए लोगों के बीच में कितनी खुश है। सच है, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद।